हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है और आज 18 मार्च है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज आर्टिकल। आज 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हालांकि न्यूज़पेपर में जैसे आप लोग रोज़ देखते हैं 5 से 6 आर्टिकल हैं, लेकिन डिस्कशन करने लायक और बहुत इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एडिटोरियल वाले पेज पे जो बड़ा सा आर्टिकल है वो बहुत रेलेवेंट नहीं है, जो अभी एसयूवी कार जो आपके वहाँ पे अंबानी जो बिल्डिंग है उनके बिल्डिंग के सामने जो रखा हुआ था उसको लेकर के जो अभी फ़िलहाल सिचुएशन न्यूज़ चल रही है उस पर बेस्ड है। तो मन करे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें स्टोरी दिया हुआ है क्या हुआ कैसे हुआ। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ आर एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग इकोनॉमी के 2 आर्टिकल, इसके अलावा एमएसएमई पर बेस्ड एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे which is going to be very important, and I request all of you please make your own notes. आज आपको की वर्ड्स भी मैं बताऊंगी। आर्टिकल में पढ़ते वक्त हम लोग की वर्ड्स को भी देखते हुए चलेंगे कि उन कीवर्ड्स का क्या रेलेवेंस है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं आगे। ओके, ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। जो गिवन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8750069419, आप अप्रोच कर सकते हैं इस नंबर पर। और आईएएस दरबार एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको कुछ क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप फुल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप आपको यहाँ पर दिया जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं स्टेप अप आईएएस के इतने सालों में आप लोगों ने हमें सुना है, डिस्कशन में रहे हैं और इवन ऑफलाइन मीटिंग्स में रहे हैं। तो आप अप्रोच कर सकते हैं। आगे का भी सारा प्रोसेस और पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही चलने वाला है। ये टाइम मैनेजमेंट की डायरी है जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं पर्सनल लेवल पर, कैसे आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा, कैसे आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपका रखा जाएगा और क्या आपके ऊपर क्या सूट करता है उसको अकॉर्डिंगली आपके जो प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम है, उसको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल है अनलॉकिंग वैल्यूज़। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इट, इट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी, जीएस पेपर 3। ठीक है ना। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है या एसेट्स का मोनेटाइजेशन होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इस बार जो बजट पेश किया गया है 2021-22 का जो बजट आया है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर यानी हमारी जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया। और वो स्ट्रेटजी किस पर आधारित है? वो स्ट्रेटजी ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर आधारित है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। 3 सेक्टर पर फोकस किया गया है। पहला है अ न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआईज। ठीक है ना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाएगा, डीएफआईज बनाया जाएगा। दूसरा, मोनेटाइजिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। तो पब्लिक सेक्टर का एसेट क्या हो सकता है? लाइक स्टेडियम और जो भी सरकारी बिल्डिंग, सरकारी प्लॉट्स वगैरह हैं, उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। एंड इंक्रीजिंग एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितने लोगों को पता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, इसका मतलब होता है सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसेट। याद रखिएगा, जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 बातें हो रही होंगी। एक क्या होगा, वन इज कि वहाँ पे एसेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, एसेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही होंगी, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी जो है वो कम हो रही होगी, लायबिलिटी रिड्यूसेस। तो ये 2 बातें होंगी। समझ में आ रहा है ना इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने जब फॉर एग्जांपल आपने बाइक खरीद लिया तो आपके पास एसेट हो गया ना, आपके पास एक गाड़ी आ गई। अब उस गाड़ी की अपनी अलग वैल्यू है। दूसरा, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है किसी कारणों से, जैसे कि आपने किसी दोस्त से उधार लिया था, आपने उनका उधार चुका दिया, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें समझनी है। और अभी गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। अब डीएफआईज क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाएगा।
और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग विद द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज़ का भी एलोकेशन इसमें किया गया है, जो नया प्रोजेक्ट है। एक और बात याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है, दैट इज नीति आयोग ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को प्रिपेयर किया है। ठीक है, आपको याद है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया था पिछले साल, बहुत न्यूज़ में रहा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसके बारे में किसी कोई फैक्ट आता हो तो कमेंट करके बताइए, किस चीज़ पर आधारित सबसे ज़्यादा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर हो रहा है। तो देखिए उसी पर दूसरा है नीति आयोग का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें क्या होगा, ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, ब्राउनफील्ड क्या होता है, दो कीवर्ड हैं, याद रखिए दो कीवर्ड हैं। एक क्या है, ब्राउनफील्ड, जो अभी आपने देखा, इसका मतलब होता है जो चीज़ें पहले से एग्जिस्टिंग हो, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग कोई भी चीज़। ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड जो आप न्यू क्रिएट करते हैं, समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएटेड, ये बिल्कुल नया है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो जो प्रोजेक्ट है वो ब्राउन फील्ड है, जो बिल्कुल न्यू है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पर फोकस किया जाएगा ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, कंसिडरिंग दैट द प्रोसेस इज लाइकली टू लॉन्ग ड्रॉन एंड स्विफ्टनेस विच द गवर्नमेंट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन, इट इज़ वेलकम। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, तीन कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है और कैसे एसेट को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए जो गैस पाइपलाइन है, गेल का, IOCL, HPCL, इवन टेलीकॉम एसेट्स जो हैं, BSNL, MTNL, भारत नेट, स्पोर्ट्स स्टेडिया और अदर्स, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। प्लान्स आर ऑल्सो बीइंग ड्रॉन अप टू रीडेवलप 50 रेलवे स्टेशन, ध्यान दीजिए 50 रेलवे स्टेशन को फिर से डेवलप किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 150 पैसेंजर ट्रेन्स, याद रखिएगा ये सब फैक्ट बहुत ही काम आएंगे आपके जब आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 50 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करते हुए 150 पैसेंजर ट्रेन्स जो कि आपके प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, जो प्राइवेट लोग हैं वो इसको ऑपरेट करेंगे, एंड डाइवर्स द इक्विटी स्टेक ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जॉइंट वेंचर। ठीक है ना, साथ में जो AII यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेक है उसको भी, उसके भी शेयर को बेचा जाएगा। और इसमें AII जो है उसने सेलेक्ट किया है भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, इंदौर, इन सबको सेकेंड फेज में लाया जाएगा। जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है फर्स्ट राउंड में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया। सेकेंड राउंड ऑफ जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें ये सारे एयरपोर्ट्स होंगे। तो ठीक है, एक तरफ हम रेलवे की बात कर रहे हैं कि रेलवे में कुछ ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो आपके एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंसीडर सेटिंग अप मैकेनिज्म फॉर मोनेटाइजिंग द वास्ट लैंड होल्डिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर विच कुड फॉर्म एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के सोर्सेज को कहाँ कहाँ से और लाया जा सकता है, तो रेवेन्यू इनकम होगा। ठीक है ना, तो कैसे आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। और उसका एक सिंपल सा मुद्दा क्या है, मोनेटाइजेशन अगर कर दिया जाएगा तो उससे पैसे यहाँ पर आ सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर की जो भी लैंड होल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उसको दूसरों को दे दिया जाएगा कि चलो आप लीज पर 100 साल के लिए ले लीजिए। तो 100 साल के लिए सरकार के पास रेंट आने लग जाएंगे उस लैंड प्रॉपर्टी का। तो ये क्या करेगा, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्लियर है सरकार कैसे काम कर रही है, पैसे कहाँ से ला रही है। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा एक बहुत सिंपल सा क्या तरीका होता है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो आप उसमें जो फाइनेंसर्स हैं ना उनको अप्रोच कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ही हैं जो फंडिंग लेते हैं बाहर से, या फिर इंडिया में बहुत लोग हैं जो उनको फंडिंग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर अगर फोकस कर दिया जाए तो बर्डन कम हो जाएगा सरकार का, राइट। तो बर्डन कम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे एंड हायर पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच हैज़ ग्रेटर मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब देखिए क्या वर्ड है यहाँ पे, क्या है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट में समझिएगा इसको। ये हुआ फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आप रेलवे स्टेशन, सरकार मान लीजिए रोड बनवाती है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आपको याद होगा, रोड बनवा रही है। तो रोड क्या है? रोड एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। ये कौन कर रही है? ये गवर्नमेंट कर रही है। इस तरीके के आप जो फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं तो ऐसा बनाइए फ्लो चार्ट की समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, रोड्स क्रिएट करवा रही है। ये रोड क्या करेगा? मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कैसे होगा इसका? रोड पहली चीज क्या करेगा? सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या करेगा? इनकम बढ़ाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या करेगा? कनेक्टिविटी को जनरेट करेगा, वहाँ पे जो लोग आसपास में रह रहे हैं उनके लिए शहर और गांव की दूरी कम हो जाएगी। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? एक हुआ किसमें? रोड में। मान लीजिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इसने क्या किया? बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को क्रिएट किया, एम्प्लॉयमेंट बनाया, इनकम बनाया, कनेक्टिविटी को बनाया। तो ये आपका ओवरऑल, इसको क्या बोलेंगे हम? इसी को बोलेंगे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट, याद रखिएगा। ओके तो इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। और ये क्या करेगा? इट विल लीड टू हेल्प क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। क्राउड इन दो टर्म है, जरूर याद रखिएगा, क्राउड इन और क्राउड आउट। क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने लग जाती है, जैसे मैंने आपको बताया रोड पे लगाने लग जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने लग जाए, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है? पॉजिटिविटी आती है मार्केट में, पॉजिटिविटी आती है, इनकम बढ़ता है। तो बाहर के जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, भारत सरकार के शेयर खरीदने लग जाएगी। उसके बाद यहाँ की जो कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करने लग जाएगी, बिकॉज उनको लगता है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल एनएसओ की रिपोर्ट आई, एनएसओ ने बोला कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो क्या किया? एक अजम्पशन है ये। अब ये जो अजम्पशन है, इस पर बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिलाई करते हैं। हमारा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट एकदम बूम पर आ गया, तो बाकी लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि इंडिया में शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अगर हम पैसा वहाँ पे लगाएंगे तो हमारा पैसा डबल हो सकता है। तो अब क्या होगा? क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगा, बाहर के लोग यहाँ पर पैसा लगाने लग जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने लग जाएगी। तो ये क्या करेगा? अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर पॉजिटिविटी को लेकर आएगा और इनकम जनरेशन करेगा, लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग एसेट दैट आर करेंटली द पब्लिक सेक्टर बैलेंस शीट कुड हेल्प ईज दीज फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। तो अभी जो सरकार के पास ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं कि पैसे की कमी है, कैसे एक्सपेंडिचर किया जाए, उसको ये हैंडल कर लेगा, बैलेंस कर देगा। सो दे आर नॉट यूज फॉर फाइनेंसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर could then be recycled into the fresh project and wherein public sector takes on the implementation risk। तो यहाँ पे आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करना चाहिए। और इस तरीके के जो मैकेनिज्म्स हैं दैट क्रिएट एवेन्यूज फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो PSUs हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ने लग जाएगा यहाँ पर, और इससे सरकार को काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो तीन एजेंडा गवर्नमेंट लेकर के आई है इस बजट में, उसके कितने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे ये इसमें कहा जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए। अब आइए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। ऑल रोड्स डोंट लीड टू ग्रोथ। क्या कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ग्रोथ की तरफ ही जाए। तो आखिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने, आइए इस पर हम बात करते हैं। ऑल रोड्स हाउ कैन नॉट बी लीड टू ग्रोथ, इसके बारे में बात करते हैं। बजट में इन्होंने भी सेम चीज़ों से, जो ऑथर हैं सेम चीज़ से इन्होंने भी स्टार्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कहा गया है बजट को इस बार, है ना, क्योंकि इंफ्रा पर फोकस किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट को, जो मैंने जस्ट बताया, इन्वेस्टमेंट वगैरह को बढ़ाया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारा एलोकेशन रोड मिनिस्ट्री को किया गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को अच्छा करने के लिए बहुत सारे एलोकेशंस किए गए हैं। और
नो डाउट रोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। मैंने बताया ना कैसे, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर रोड अच्छा रहेगा तो आपके यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुँच जाएंगे, है ना। जो आपकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। जो लोग शहर तक अपना सामान बेचने के लिए नहीं जा पाते थे वो जा पाएंगे। तो रोड्स आर वेरी नेसेसरी, नो डाउट। And census data, we see that more than 12% of high school students travel more than 5 kilometers to go to school. About 27% use public transport. तो इतने सारे लोग जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और अपने घरों से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा ना, यानी कि एजुकेशन भी ये बढ़ाएगा। मैंने आपको बोला था ना मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। तो कैसे रोड का बनना, अच्छा रोड होना भी एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रोड कनेक्टिविटी क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, और ये सारे इसके मल्टीप्लायर इम्पैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं। हाउ विल द न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट इनटू आउटकम्स। तो आगे इसमें क्या क्या बता रहे हैं कि ये यहाँ पे कितना हाईवे है, कितना किलोमीटर तक का हाईवे है, बाकी जगह पर कैसा काम हो रहा है। सैडली देर इज नो मेंशन ऑन दिस टर्म ऑफ आउटकम फ्रेमवर्क नॉर अ सूटेबल मेट्रिक इन द रिसर्च एजेंडा ऑफ द मिनिस्ट्री। 2 सिंपल इंडिसेस, देखिए 2 इंडिसेस को लेकर के इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, 2 इंडिसेस रोड नेटवर्क को लेकर के। पहला है द मोबिलिटी इंडेक्स। मोबिलिटी इंडेक्स में क्या चेक होता है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ टिपिकल जर्नी जो हो रही है उसका एवरेज स्पीड पता करते हैं मोबिलिटी इंडेक्स में। दूसरा क्या है, एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स, ईडीआई। इसमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसको चेक किया जाता है। तो पहला वाला क्वालिटी ऑफ रोड के बारे में बताता है, स्पीड कैसे आएगी। एवरेज स्पीड अगर किसी का चेक हो रहा है तो आप स्पीड में गाड़ी कब चलाते हो, जब रोड अच्छी होती है। रोड खराब होगी तो स्पीड में तो आप गाड़ी चला नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को पहला वाला जो आपका मोबिलिटी इंडेक्स है वो चेक करता है। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, सेकेंड वन विल चेक अबाउट द कनेक्टिविटी एंड डेंसिटी। रोड नेटवर्क कितनी गाड़ियाँ चलती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कितना कनेक्टिविटी है, इसको चेक करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी मैपिंग से सारा कुछ पता लगाया जा रहा है कि कितना टाइम कहाँ से आने में लगता है। ये एक केस स्टडी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को लेकर के इन्होंने लिखा है कि कहाँ पर किस तरीके के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। आप ये इमेज देख सकते हैं, आपको क्या लग रहा होगा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये वाला आर्टिकल। तो मैं बताऊँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा लिखा हुआ है, रोड सीधा लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। ठीक है ना, तो कई सारे एंगल से आप, जब आप सोसाइटी की बात करें, पॉलिटी में बात करें, इकोनॉमी में बात करें, आप इन चीज़ों को जिक्र कर सकते हैं। तो मोबिलिटी इंडेक्स और एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, उसमें देखिए पूरा ये डाटा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओवरऑल आप देखेंगे तो कहाँ पर कितना है। रूरल 40, डिस्ट्रिक्ट 39 एंड इंटरसिटीज 52। तो ये सब वहाँ का डाटा है कि यहाँ पर दिया गया है। अब किस रीजन में इसका कैसा इम्पैक्ट है उसको देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रोड विद इन अ रीजन आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिफरेंट बॉडीज़। तो डिस्ट्रिक्ट और राज्य, सेंट्रल, तीनों लेवल पर हम बात करेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो आपकी बॉडी है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो इन सब चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में वैसे भी, कि इतना सारा, देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। सो द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी इंडेक्स इज किलोमीटर पर आवर, वाइल एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स इज सिंपली रेशियो ऑफ विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कुछ इन्होंने टेक्निकल टर्म्स में बताया है कि क्या कैसा है, तमिलनाडु में किस तरीके कैसी कनेक्टिविटी है, डिफ़िकल्टीज़ कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी डिफ़िकल्टीज़ है, उत्तर प्रदेश में कितना रेशियो है, कितने लोग ट्रैवल करते हैं, है ना, इन सब के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैन बी ब्यूटीफुल। इसमें इतना प्यारा ये आर्टिकल है, एमएसएमई सेक्टर के बारे में पूरा इन्होंने लिखा है और इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वाला आर्टिकल। इसमें क्या इन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, स्मॉल यूनिट्स है, कॉटेज यूनिट्स है और एमएसएमईज, ये तीनों सेक्टर, ठीक है ना, स्मॉल,
कॉटेज यूनिट और MSMEs, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और ये गेम चेंजर हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दे कैन बी अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे कीवर्ड हैं, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन हर लेवल से बात करेंगे तो ये क्या कर सकता है, ये एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। एंड MSMEs को इसीलिए कैसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव किया जाना चाहिए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? नीड ऑफ द आवर क्या है? अभी बेटर ऑटोमेशन तो ज़रूरी है ही, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छा करना है, एफिशिएंसी को लेकर के आना है, तो बेटर ऑटोमेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन साथ में बड़े मार्केट का एक्सेस भी बहुत ज़रूरी है। सो मोर चैनल्स फॉर एक्सेसिंग द ग्रेटर मार्केट। आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान अगर बोला है, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसको बड़े मार्केट में एक्सेस भी मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर आप चाइना की तरह भारत को भी ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना चाहते हैं उसी तरह वाइडली, तो अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रेटर मार्केट का एक्सेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 फैक्टर कीवर्ड मिल गया हमें यहाँ से। पहला बेटर ऑटोमेशन, दूसरा ग्रेटर मार्केट और तीसरा अपॉर्चुनिटी। ये तीनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं सप्लाई चेन से जुड़ने के लिए। अब देखिए, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है, दैट आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर एवरीवन इन नाउअडेज। आज के समय में मिनिमल कॉस्ट, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीज़ के साथ बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। चाइना ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर किया। कैसे? छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड को अपना करके, गिल्ड और बिजनेस सेंटर को अपनी तरफ करके, सिंगल विंडो अप्रोच को अपना करके पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। बट अब धीरे धीरे समय जो है वो बदलता जा रहा है। अभी बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे इज़ टू इन्वेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत इसमें भी अभी पीछे है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें अभी हम बहुत पीछे हैं और इसमें हमें काम करना चाहिए, बिकॉज ये अभी उभरता हुआ एक मार्केट है और अगर इसमें अभी इंडिया ने फोकस किया तो फ्यूचर के लिए हम तैयार होंगे। अदरवाइज MSMEs जो है, जो मीडियम स्मॉल सेक्टर है, वो आपका फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। नाउ इंडिया हैज़ पुट अ गोल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इन्हांसिंग लाइवलीहुड। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और लाइवलीहुड को इन्हांस करने के लिए में काम करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, वही जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, वोकल फॉर लोकल, एंड स्पोकन सेवरल टाइम्स अबाउट हिज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ई कॉमर्स कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन अचीविंग दिस विजन। ई कॉमर्स यानी कि अभी जो आपका ये ऐसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो देख रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपके वोकल फॉर लोकल है ना, और लोकल टू ग्लोकल, आपको याद है इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक और नारा था कि लोकल टू ग्लोकल, यानी कैसे आप बाहर तक पहुंच पाएंगे। अगर आप इस वाले एम्बिशन को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए ई कॉमर्स में कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होगा। ओवरऑल ये यहाँ पे राइटर का मानना है। और इसके बाद उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें बताई कि ई कॉमर्स जो सेक्टर है ये MSME को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, स्टार्टअप्स और यंग ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो नेशनल ब्रांड्स के साथ आकर के आगे मिल रहे हैं। ये क्या करता है, एडिशनल इनकम जनरेशन कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। तो और हमें चाहिए क्या, इनकम जनरेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आएंगी और इससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे कीवर्ड हैं, याद रखिएगा। अब इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन देर आर सम चैलेंजेस, अभी भी कुछ हर्डल्स, देर आर सर्टेन हर्डल्स जिसको कि रिमूव करने की ज़रूरत है। पहला हर्डल क्या है, एड्रेस द रोड ब्लॉक्स दैट ई कॉमर्स सेक्टर सफ़र्स इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओनली। तो अभी जो क्रिटिकलिटीज़ हैं ना, जो चैलेंजेस हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज आता है कि जो ये ई कॉमर्स सेक्टर है ना, इसको GST थ्रेशहोल्ड का जो एग्जम्पशन होता है, इसके एडवांटेज नहीं मिल पा रहे हैं। इनको ई कॉमर्स वाले को कंपल्सरी रजिस्टर करना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर GST थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन से इनका फ़ायदा नहीं होगा, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि अगर इनका टर्नओवर लो है तब भी इनको रजिस्टर करना पड़ता है जीएसटी के लिए, और एक बार जीएसटी में रजिस्टर होने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है गवर्नमेंट वुड डू वेल टू सिंप्लीफाई द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, पीपीओबी रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, पीपीओबी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट online sellers by making it digital, not requiring physical presence to expand their reach outside their home state। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम आती है, आपको मैं बताऊं हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। आईएएस दरबार जो एप्लीकेशन है ऑब्वियसली वो आपका ऑनलाइन है और सारा प्लेटफॉर्म पूरा ऑनलाइन है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना उनकी अलग कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो क्या कहते हैं, अब अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन सेलर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वाई देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर द फिजिकल प्रेजेंस? बिना फिजिकल प्रेजेंस के आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरा चैलेंज है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, पीपीओबी, इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रिप्लेस फिजिकल पीपीओबी विद द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, जो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस है इसको आप कन्वर्ट करके प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, एंड एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ स्टेट स्पेसिफिक पीपीओबी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, अराउंड ओवरऑल कंट्री में वो कहीं भी काम कर सकते हैं आसानी से, और इससे क्या होगा, एक सिंगल नेशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बहुत सारे लोग काम कर पाएंगे। तीसरा है प्रोवाइड एमएसएमई विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट ऑफ अंडरस्टैंड हाउ ई कॉमर्स फंक्शंस, कैसे ई कॉमर्स काम कर रहा है, इसको लेकर के जो सपोर्ट सिस्टम है उसको और बेहतर किया जाना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट कैन कोलैबोरेट विद ई कॉमर्स एंटिटी to leverage their expertise and scale to create special on boarding programs। तो ये सब चीज़ें जो कोलैबोरेशंस का है गवर्नमेंट और जो स्टेक होल्डर्स उनके बीच में ये होना चाहिए। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें भी प्रॉपर इम्पॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। फोर्थ, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो, रेड एंड टेलीकॉम नेटवर्क विल फैसिलिटेट जस्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर बट ऑल्सो enable to seller from the remote area, larger national market as well as export market। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं ना रोड सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो ये भी काफ़ी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट को क्रिएट करेगा और इससे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो बेहतर हो सकता है। ओके, तो उसमें पांचवा फिर उन्होंने बताया है कि स्किलिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। 6 इज़ स्पेसिफिक स्टेप टू इंक्रीज एक्सपोर्ट वाया ई कॉमर्स। एक्सपोर्ट सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जाए, बाहर से सामान भेजना हो बाहर तो कैसे किया जाएगा, जैसे SEZ वगैरह का जो सिस्टम है उसको और अच्छा किया जाना चाहिए। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जोन बनाया जाना चाहिए, है ना, जैसे SEZ है तो अब SEZ को आप क्या कीजिए, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जोन में भी, क्योंकि अब सब कुछ अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रहा है तो वहाँ पर ई कॉमर्स के लिए भी ऐसा कोई एक्सपोर्ट जोन होना चाहिए। एंड अर्जेंट नीड टू क्रिएट द कंसोलिडेट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी जगह पर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स अगर नहीं होगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, हर्डल्स आने लग जाते हैं, तो इसको किया जाना चाहिए। एंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुड आइडेंटिफाई these area and include e-commerce export specific provision in the revised policy that comes into the effect April this year। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर लिखिएगा ज़रूर 150 वर्ड में, कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। आपको मैंने बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए, कीवर्ड्स भी बताया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।